हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेंस मैराथन की सीरीज़ के अंतर्गत हमने मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर के क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे हमको कंटेंट डेवलप करना चाहिए, कैसे फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बेसिक से चर्चा किया हुआ है। इधर हम लोग जो यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियोस के अंतर्गत हम उस मेंस मैराथन की सप्लीमेंट्री के तौर पर आपको कुछ बूस्टर डोज देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के जो छोटे छोटे डाउट्स मन में आप लोगों के आते हैं, उन सभी डाउट्स को हम लोग इस छोटे वीडियोज़ के अंतर्गत कवर करें और मेंस 2022 एग्जाम होने वाली है जो उसके लिए, और इसके साथ ही साथ जो दोस्त 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक्स आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सृजन का हम लोग को जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है उसके अंतर्गत आप लोगों को एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया, जेल सुधार। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म्स का आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है, आज हम लोग इसी पूरे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। अगर अभी आप लोगों ने रिसेंट में जो क्रिमिनल जस्टिस जो पंकज त्रिपाठी सर जो हैं, ठीक है, उनके वकील के किरदार में वहाँ पर एक माधव मिश्रा का जो कैरेक्टर है उसकी आपने वहाँ पे पूरी सीरीज देखी होगी। ठीक है, उस सीरीज के अंतर्गत जेल के अंदर जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, हालांकि वो मूवी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही सीरियस मुद्दे को एक साथ उठाती है, लेकिन उसने जेल के अंतर्गत जितने सुधार संभव है, जितनी समस्याएं व्याप्त हैं, उन सभी को एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी को बेस बनाते हुए जेल रिफॉर्म, ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म का जो पूरा टॉपिक है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप सभी के आने वाले मेंस परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरा काम हम लोग ये करने वाले दोस्तों, आज काम ये करेंगे कि मेंस 365, जिसको मैंने आप लोगों से कहा है कि सोर्स के तौर पर आप लोगों को मेंस 365 को पढ़ना है मेंस के लिए। ठीक है, इस मैगजीन का प्रयोग कैसे करें, ठीक है, यहां से जब हम टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस बात को याद करना जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। यहां पर तो बहुत सारे फैक्ट दिए रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद नहीं करने हैं। तो वहां से किस बात को समझना है और किस चीज़ों को साथ में देखना है, इसको यहाँ पर आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो मेंस मैराथन और मेंस बूस्टर का जो डोज आप लोगों के लिए मिल रहा है, ये आपकी मेंस की तैयारी को एक होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, प्रिजन रिफॉर्म की तरफ से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं अपना मेंस 365 की जो पॉलिटी की बुक है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से हम इस टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देना दोस्तों, मेंस 365 में, ठीक है, जो न्यायपालिका का सेक्टर है वहां पर आप देखिए तो प्रिजन रिफॉर्म, ठीक है, जेल सुधार का एक टॉपिक दिया गया था, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक पर आ चुके हैं। अब हम लोग इस पूरी मैगजीन का प्रयोग कैसे करना है, चीज़ों को पढ़ना है, कैसे याद कैसे करना है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुर्खियों में क्यों। मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में बोला था, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि वो टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं पता, आपको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन सृजन में कैसे दिया जाए, सृजन में क्या पूछा जाने वाला है, लेकिन आपको ये पता कि ये टॉपिक न्यूज़ में है और इस टॉपिक पर प्रश्न आने वाला है, तो इस टॉपिक को हमको तैयार करना है। आप में से बहुत से लोग मैसेज करके पूछते हो, सर मेंस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। जितने टॉपिक सृजन और ध्रुव के अंतर्गत और मेंस मैराथन के अंतर्गत कराए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं तो मेंस मैराथन के अंतर्गत जितने टॉपिक उठा रहा हूँ वो सभी टॉपिक वे टॉपिक हैं जो कि आपके पेपर 1, 2, 3, 4 इन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, कारागार सुधार प्रिजन रिफॉर्म लगातार चर्चा में रहता है, हर साल इस पर जरूर प्रश्न आने की संभावना होती है, और हर साल ये टॉपिक करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। क्यों आता है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो यहाँ पर आप डाटा बैंक देख रहे हो, ठीक है, इस डाटा बैंक के अंतर्गत एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया है। अगर अभी आप ध्यान दो तो कल ही, ठीक है, कल ही एनसीआरबी की एक नई रिपोर्ट आई है, और इस नई रिपोर्ट के अंतर्गत जेल सुधार को लेकर के फिर से बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब फिर आप देखोगे तो ये फिर टॉपिक नया करंट अफेयर्स में आ चुका, ठीक है, पिछले साल भी करंट अफेयर्स में था, आज भी करंट अफेयर्स में आ चुका है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। यहाँ पर आप अगर 1-2 साल पुराना डाटा भी याद कर लेते हो तो वो डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर एनसीआरबी 2019 का डाटा दिया हुआ है। अभी जो रिसेंट में एनसीआरबी आई है उसके डाटा को हम लोग 1 से 2 दिन के अंतर्गत मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करें कि वहां से किस फैक्ट को हम लोग लेकर के अपने नोट्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ताकि अगर मेंस में कोई प्रश्न बनता है उस प्रश्न को हम लोग वहां पर एनसीआरबी की नई डाटा का प्रयोग करते हुए लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो
एनसीआरबी की नई डाटा को हम देखेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म का, उसको देखिए। यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो गृह मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने जेलों के आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन जो होता है, उसको लेकर के यहाँ पर एक परियोजना स्टार्ट की है। और इस परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकारों को और यूटीज जो हैं, उन सभी को कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, जो प्रिजन है, जो कारागार है, अगर आपने पॉलिटी के बेसिक टॉपिक को पढ़ा होगा तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7 शेड्यूल के अंतर्गत केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां वहां पर डिवाइडेड की गई हैं। ठीक है, अब जो कारागार है, जो प्रिजन है, वो आता है आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य सूची का एक विषय यहां पर बन जाता है। अब आप ये सोचोगे, सर अगर ये राज्य सूची का विषय है तो यहां पर गृह मंत्रालय नोटिस क्यों दे रहा है, दिशा निर्देश गृह मंत्रालय क्यों दे रहा है? क्योंकि केंद्र के पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकारों को कुछ गाइडलाइन जारी कर सकता है। ठीक है, आप यहां पर देखो, तो इसने क्या किया कि जो ये नई स्कीम है, कारागारों के आधुनिकीकरण की जो नई स्कीम है, उसको लेकर के सभी राज्यों को और सभी राज्य क्षेत्रों को कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले हम ये सोचते हैं कि इस टॉपिक के संदर्भ में जितने फैक्ट हैं, उन फैक्ट को एक बार देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ा के अनुसार, ठीक है, ध्यान देना, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो भी गृह मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, हर साल आंकड़े आते हैं, उनके आंकड़ों को आप लोग देख सकते हो, उनके आंकड़े बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे उनका प्रयोग आप लोग अपने आंसर के अंतर्गत कर सकते हो। ध्यान देना, कह रहा है कि जेल में क्षमता से अधिक कैदी है, ये बात सबको पता है भाई। हिरासत में हिंसा होती है, ठीक है, पुलिस कस्टडी के अंतर्गत हिंसा होती है, वायलेंस होता है, ये बात सबको पता है, और इसके कारण से मौतें भी होती है। आप यहाँ पर देखो तो पिछले 20 सालों में पुलिस हिरासत के अंतर्गत 1888 मौतें हुई हैं। ठीक है, ये एक आंकड़ा यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप लोग क्या करो, आप लोग को ये एग्जैक्टली 1888 आंकड़ा याद नहीं कर रहा है, आप लोग ये याद कर लो कि पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत, ठीक है, पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत करीब 2000 डेथ पुलिस कस्टडी के अंतर्गत हुई है, जो कि भारत की जो पुलिस व्यवस्था है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक आंकड़ा सिंपल सा आप लोग को ये याद करना है। अब ये आंकड़ा पिछले साल भी काम आएगा, इस साल भी काम आएगा और अगले साल भी काम आएगा। ठीक है, ये आंकड़ा कभी आपके लिए पुराना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप लगभग का प्रयोग करो। आप बता रहे हो कि पिछले 20 वर्षों में लगभग 2000 डेथ कस्टडी के अंतर्गत हुई हैं। ठीक है, ऐसे आंकड़ों को याद करना, आपको एग्जैक्टली जो आंकड़ा दिया गया है उसको यहां पर याद नहीं करना। आप यहां पर देखो तो जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है, इसके लिए यहां पर बकायदा आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, वो आंकड़ा आप मत याद करो। ठीक है, आप सिंपल सा ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत की जेलों में जो जेलों की स्थान है, जो संख्या है, उनकी अपेक्षा जो वास्तविक कैदी वहां पर बंद है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सिंपल सा आंकड़ा आप ये दे सकते हो। अब फिर दो आप क्या, आप बताओ भाई कि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी कौन होते हैं भाई? विचाराधीन कैदी से मतलब वो होता है जिनकी भी सजा कंप्लीट नहीं हुई होती है, मतलब सजा सुनाई नहीं गई होती है, वो अभी उन पर केस चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है। ठीक है, भारत में आप यहां पर ध्यान दो तो यहां पर एक आंकड़ा है, कह रहा है कि भारत में कारागारों में लगभग 75% कैदी विचाराधीन कैदी हैं, अर्थात वे कैदी जिनके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनको भी वहां पर जेल में रखा गया। भारत की जेलों में 75% कैदी ऐसे विद्यमान हैं। अब समझना, अगर इन 75% में 25% कैदी भी ऐसे होंगे जो कि निर्दोष होंगे, तो वो निर्दोष व्यक्ति रह कहां पर रहा है? वो रह रहा है आप लोगों का अपराधियों के साथ, और अपराधियों के साथ रहने पर वो या तो अपराधी बन जाएगा या तो वो मर जाएगा। आप ध्यान देना, क्रिमिनल जस्टिस का जो पहला सीजन था, ठीक है, उसके अंतर्गत मैं थोड़ा उसका रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको देखा होगा। माधव मिश्रा का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो कैरेक्टर बड़ा शानदार कैरेक्टर है और उसको जेलों की वास्तविक हालत पता है, इसीलिए जब वो निर्दोष बालक वहां पर जाता है तो वो कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करेगा, उसको लेकर के माधव मिश्रा बहुत सारी बातें बताता है कि तुम इसका ऐसे काम करना, इस कैदी से ऐसे डील करना, इस व्यक्ति से ऐसे डील करना, वो सारी गाइडलाइन उसको देता है। और आप देखिए तो उसके अंतर्गत जेलों की वास्तविक स्थिति को दिखाया गया कि वो व्यक्ति निर्दोष था, फिर भी इतने लंबे समय तक जेल में रहा, और जेल में रहने के लिए उसको मजबूरन कितने सारे अपराध वहां पर करने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसका आंकड़ा आप लोग यहां पर प्रयोग कर सकते हो। आप बताओ कि भारत की कोर्ट के अंतर्गत जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब यहां पर देखो तो अलग अलग स्तरों पर करीब 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यहां पर एग्जैक्टली आंकड़ा क्या लिखा है? यहां पर लिखा है 4.7 करोड़। आप मत याद करो, आप क्या याद करो? आप याद करो कि 5 करोड़ केसेस जो हैं भारत के अंतर्गत वो पेंडिंग है। ठीक है, तो मेरे बात समझना आप लोग, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो आंकड़े, यहां पर जो बातें लिखी, वो सारी बातें आपको नहीं पढ़नी है। जैसे कि मैंने सेकंड ये लाइन पूरा पढ़ा ही नहीं, ये लाइन मैंने स्टेटमेंट रीड ही नहीं किया क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि वो बात आप लोगों को समझ में कैसे आएगी पता है? जब आप लगातार मीन्स इन मैगजीन्स को प्रयोग कर रहे होगे, इनको रीड कर रहे होगे, तब आपको बात समझना है कि हाँ, इनमें से कौन से पॉइंट को हमको रीड करना है, कौन से पॉइंट को स्किप करना है। ठीक है,
ध्यान देना, सारे फैक्ट एग्जैक्टली नहीं याद कर रहे हैं, उनके डाटा को राउंड ऑफ करके अपने अकॉर्डिंग जो आप याद कर सकते हो उनको याद करना, क्योंकि मैं मानता हूं कि ह्यूमन माइंड सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ गैदर नहीं कर सकता। भाई हम रोबोट थोड़ी हैं कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास रख सकेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है कि भाई भारत की जेलों में सुधार की आवश्यकता क्यों है। हमारा टॉपिक था प्रिजन रिफॉर्म। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म रिक्वायरमेंट क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों, इस बात को समझिएगा। तो यहां पर हमने जितने एनसीआरबी के आंकड़े देखे, ठीक है, कि जेलों में जो कैदी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिरासत में हिंसा हो रही है, विचाराधीन कैदी बहुत ज़्यादा है, 75% जो कैदी बंद हैं वो विचाराधीन कैदी हैं, पेंडिंग मामले बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी को रिफॉर्म करने की आवश्यकता हमको महसूस होती है। ठीक है, इन्हीं बातों को यहाँ पर फिर से कोट करेगा। देखो क्या कह रहा है कि कारागारों में संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देना, यहाँ पर आप लिखना कि एनसीआरबी के रिसेंट के आंकड़ों के अनुसार जो जेलों में बंद कैदी हैं उनकी संख्या, वास्तविक संख्या जो होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप बताओ कि भारत में 75% कैदी विचाराधीन बंद है। ठीक है, अब अगर वो अपराधियों के साथ रहेंगे तो वो अपराधी बन जाएंगे या तो मर जाएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर आप लोग आंकड़ा दे सकते हो। आप बताओ कि हिरासत में पुलिस कस्टडी के अंतर्गत हिंसा हो रही है, पिछले 20 वर्षों में 2000 लोगों की मृत्यु पुलिस कस्टडी के अंतर्गत हुई है। आप बताओ कि कारावास के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उनकी बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखो क्रिमिनल जस्टिस का सीजन को देख लो, या फिर आप कोविड के टाइम पर देखो, तो कोविड के टाइम पर जहां पर, ठीक है, 2 फीट दूरी जरूरी है। ठीक है, ऐसा जो हमने कोड को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, हर डिस्टेंस को फॉलो करने को कहा जा रहा था, वहां पर जेल में सब लोग एक ही रूम में बंद रह के वहां पर रह रहे थे। तो ये समस्या थी, और कोविड के टाइम में जेलों में वास्तविक तौर पर ग्राउंड लेवल पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। ठीक है, और कैदियों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब भी हुई। अब ये बात समझना, फिर आप बताना कि भाई कि कारावास में जो बंद रहते हैं उसके कारण से जो फैमिली पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फैमिली की पारिवारिक की जो वित्तीय स्थिति होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो बहुत डाउन होने लगती है। आप बताओ कि कर्मचारियों की गंभीर कमी है, जेल कर्मचारियों की बहुत गंभीर कमी देखने को मिल रही है। इसका यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। आप बताओ कि महिलाओं कैदी की समस्या, क्रिमिनल जस्टिस का सेकंड सीजन था, उस सीजन के अंतर्गत एक महिला कैदी का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, देखिए क्रिमिनल जस्टिस वाले ना बड़े जेंडर इक्वलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले सीजन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुरुष को मेन कैरेक्टर के अंतर्गत रखा। ठीक है, सेकंड सीजन में क्या किया, उन्होंने एक महिला कैदी को वहां पर ले आकर के रख दिया। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जेलों में उसकी समस्या है, जेलों में महिला कैदियों के लिए ना तो नहाने की सही व्यवस्था है। ठीक है, ना तो उनको अलग से वॉशरूम मिलता है सही प्रकार से। ठीक है, उनको रखा रखाव, उनकी जो पोषण की आवश्यकताएं हैं, अगर कोई गर्भवती महिला वहां पर रह रही है तो उनको पोषण की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। ये सारी समस्या यहाँ पर आप लोगों को व्याप्त है। ठीक है, और क्या है भाई, और आप कुछ और एग्जांपल देख लो कि भाई स्वच्छता संबंधी आपूर्ति वहां पर सुनिश्चित नहीं हो रही है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जिनके कारण से हमको प्रिजन की रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुआ। अब देखना, इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक स्कीम स्टार्ट किया था, क्या, कारागारों का आधुनिकीकरण स्कीम। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना, कारागारों का आधुनिकीकरण। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन जो है उसकी स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ठीक है, इस स्कीम को आप लोग देख लें, 2031 से 2026 के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। बहुत बेसिक स्कीम है। अगर आपसे कभी कारावास के संदर्भ में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पूछे, आप बताना सिंपल सा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस स्कीम को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखना, अब ध्यान देना, यहां पर जनरली एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि जेलों के सुधार के संदर्भ में आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या व्यूज हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर आप कुछ एग्जाम्पल दोगे और वो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उन एग्जाम्पल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहां से आपका एग्जामिनर ना आपके प्रश्न को खत्म कर रहा होता है। अगर उसका इंप्रेशन आपके इंट्रोडक्शन, आपके कंक्लूजन से अच्छा पड़ता है तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलते हैं वहां पर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि सॉल्यूशन के अंतर्गत, कुछ सुझाव के अंतर्गत लिखा है कि खुले कारागार, ओपन जेल का सिस्टम को यहां पर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि पैरोल और फरलो, ठीक है, पैरोल और फरलो के सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। पैरोल और फरलो होता क्या है भाई, तो अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो पैरोल और फरलो मतलब दो बहुत सिंपल और कहूँ तो सिमिलर सिस्टम है, हालांकि दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। पैरोल क्या होता है कि भाई जो जेल होता है, जो कैदी होता है, वो उसका राइट नहीं होता, लेकिन कुछ आवश्यकता पड़ने पर उसको यहाँ पर छूट दी जा सकती है। ठीक है, जैसे मानिए घर में कोई शादी पड़ा, घर में किसी की डेथ हो गई, तो कैदी को कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस बीच में उसको वापस आ करके पुलिस थाने में, निकट पुलिस थाने में जाकर के अपनी हाजिरी वहाँ पर देनी पड़ती है। फरलो क्या होता है, तो फरलो का जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है।
यहाँ पर कैदी का राइट होता है, अगर लॉन्ग टर्म टाइम के लिए कोई प्रिजन में बंद है तो उसको कुछ समय के लिए स्वतंत्र करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो समाज में घुल मिल पाता है, समाज में वापस जाकर के रह पाता है, और जब वो बाद में फाइनली आज़ाद होगा तो जो समाज में उसको मिलने में आसानी होगी। ठीक है, इनकी कॉन्सेप्ट से पैरोल और फरलो के सिस्टम को डेवलप किया गया था। दरअसल ये जेल की सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ कमियां व्याप्त हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि इनके सुधार को हम लोग को अच्छे से लागू करना चाहिए। पैरोल और फरलो, इसका जो पूरा सिस्टम है, इसको लेकर के हमको एक ऐसा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए ताकि इस संदर्भ में सरकार जो है, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। क्लियर? अब देखना कह रहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करो, तो एनसीआरबी कहता है कि भाई पेंडिंग केसेस करीब 5 करोड़ हैं, तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करो, ताकि क्या होगा कि बहुत सारे केसेस जल्दी जल्दी यहाँ पर निपटना प्रारंभ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप देखना, तो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट में जो नए न्यायाधीश आए हुए हैं, ठीक है, सीजीआई जो आए हुए हैं, उदय उमेश ललित जी, ठीक है, उन्होंने अभी कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे और बहुत सारे केसेस को जो पेंडिंग चल रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने कल से ही लगातार बहुत सारे केसेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ सजेशन थे। इसके बाद आप क्या करो, अब बताओ भाई कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है, उनका भी प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए, जैसे कि नेल्सन मंडेला रूल्स। आपको पता होगा तो जो नेल्सन मंडेला थे वो अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में रहे थे। ध्यान देना दोस्तों, 27 वर्ष रंग भेद का विरोध करते हुए वो जेल में रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या है, हम लोग 2-3 साल अटेम्प्ट देते हैं और 3 साल बाद कहते हैं सर मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं क्या करूं, मैं मन कर रहा हूं कि मैं मर जाऊं, मैं मन कर रहा है कि मैं सबको तैयारी छोड़ दूं। ठीक है, ये जो डिप्रेशन क्यों आता है, आप पढ़ो, आप नेल्सन मंडेला की जीवनी पढ़ो। नेल्सन मंडेला अपने जेल के टाइम पर वो एक बहुत अच्छे पोएम को रीड करते थे। ठीक है, उनका पोएम का नाम क्या था, इनविक्टस। ठीक है, इस पोएम को पढ़ना, इसकी कुछ बड़ी अच्छी लाइन है कि आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम द पोल टू पोल आई थिंक वॉट एवर गॉड्स मैं बिफोर। मतलब ये पोएम जो है ना, ये पोएम नेल्सन मंडेला की बहुत फेवरेट पोएम थी जब वो जेल में बंद थे। ठीक है, तो इनविक्टस इस पोएम को आप लोग रीड करना, हो सके आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। और देखो ध्यान समझना, 2-3 साल 4 साल आप मेहनत करो तो एकदम अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। हो सकता हो कि आपका फाइनल रिजल्ट में कभी नाम ना आए, ठीक है, हो सकता हो, क्योंकि सच्चाई ये है ना, सच्चाई ये है कि भाई हर साल 800 से 900 लोग ही यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उनमें से बाकी तो सेलेक्ट नहीं होती है, तो सच्चाई है। ठीक है, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आप इस पूरी तैयारी के दौरान आप जो कुछ सीख रहे होगे वो आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अब देखना, ये तो कुछ नेल्सन मंडेला रूल्स जो थे, गाइडलाइंस थी, उनको आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण सुधार जैसे कि राष्ट्रीय कारागार आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, नेशनल प्रिजनर कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, आप बताओ कि एक प्रकार का, ठीक है, कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे जो जेल में बंद कैदी हैं उनको बहुत वर्क करना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो अभी जब 15 अगस्त चल रहा था, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे जेल के जो कैदी थे उन्होंने झंडा बनाया था और झंडे को मार्केट में बेचा था। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से। अब कैदियों को जो स्किल डेवलप हो रहा है और उनको जो रोजगार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे प्रयास गवर्नमेंट को लगातार करते रहने चाहिए। इन सब बातों को आप लोग ध्यान देना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि किसी भी टॉपिक को रीड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट को कैसे याद करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ, ठीक है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्रयोग कैसे होगा, इन सबको यहाँ पर हमने समझा। आप अपनी लाइफ में ध्यान देना दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो बहुत डेडिकेशन के साथ करो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप जरूर सफल होगे। सफल होने का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझना। सफल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जीवन में जहां पर हो अच्छे से हो, खुश हो, ठीक है, और लाइफ को जी रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आईपीएस बन गए लेकिन खुश नहीं है, और उसके बाद क्या होता है, आपने बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा आपने कि आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों किया सुसाइड भाई? आईपीएस थे, आईएएस थे, ठीक है, और बहुत सारे करप्शन के पैसे ले रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का वहाँ पर रेड पड़ रहा है। ये समस्याएं जो है ना, इन समस्याओं से बाहर निकलो। जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को सही प्रकार से करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। ठीक है, हम लोग ऐसे ही मेंस मैराथन के तौर पर और उसके बूस्टर डोज के तौर पर मेंस के लिए बहुत सारी क्लासेस को लेते रहेंगे। आप सभी को अगर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो आप यूपीएससी हिंदी के जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से संपर्क करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि क्लासेस आप लोग कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।